नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पे। पिछले क्लास में मैं घन और घनाभ के सूत्रों को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिकल करके आपको समझाया मैं। अब उन्हीं सूत्रों पे आधारित हम लोग आज प्रश्न करने वाले हैं। एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे, ठीक है, व्यापम के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले अक्टूबर में, उसमें आपके पास कथन कारण वाले भी प्रश्न बनेंगे, कूट आधारित प्रश्न बनेंगे, सही जोड़ी बनाओ वाले प्रश्न बन सकते हैं। तो टोटल 5 प्रकार के पैटर्न होते हैं जहां से आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको उन पैटर्न्स को अगर करना भी है तो आपको पहले तो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह को आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बेसिक क्वेश्चन से चल रहा है, आपको तो हल करने आना बहुत ज़रूरी है पहले, तभी तो वहाँ पे एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे उसको कर पाएंगे आप, ठीक है। तो देखेंगे क्लास अच्छे से, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं, पूरे दिमाग लगाकर इसको हल करने वाला प्रश्न है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको जो मैं फार्मूला बताया था उसको तुरंत ही लगा दी और आंसर मिल जाएगा, ऐसे प्रश्न नहीं है आपके पास। लगेगा तो वही फार्मूला, लेकिन वो कैसे लगेगा उस चीज़ को देखना है। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास क्या लिखा है। देखें पहला प्रश्न, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या लिखा? घन के किनारों की लंबाइयों का योगफल एक वर्ग की परिमिति के आधे के बराबर है। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है, तो अपने को बताना है कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे आपके पास 2 संरचनाएं हैं, एक घन है और एक वर्ग है, ठीक है। अब इस प्रश्नों के अनुसार अपने को क्या करना है, इक्वेशन डेवलप करते जाना है। देखें क्या क्या लिखा, घन के किनारों की लंबाइयों का योगफल। अब आपको तो ये समझ में आना जरूरी है कि घन के कितने किनारे होते हैं, और इसी को मैं पिछले वीडियो में बताया। घन के कितने किनारे होते हैं, तो घन के, अच्छा, घन की भुजा क्या मान ली आप, a मान लो, और वर्ग की भुजा क्या मान ले आप, x मान ले, ठीक है। वर्ग की भुजा आपने क्या मान लिया, x, और घन की भुजा आपने क्या मान लिया, a, ठीक है। अच्छा, वर्ग की भुजा a लिया जाता है। जितने भी आप सूत्र देखोगे वर्ग की भुजा में a होगा, तो जब अगर मैं घन की भुजा को a मान लिया हूँ तो इसको भी a मानूंगा तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगा, इसलिए मैं वर्ग की भुजा को क्या मान लिया, x मान लिया। प्रश्न में जैसे बोला उसी हिसाब से इक्वेशन, घन के किनारों की लंबाइयों का योगफल। तो घन का किनारा तो a होगा, ठीक है। घन का किनारा क्या होगा, उसका लंबाई ही तो होगा, तो a। कितने किनारे होते हैं टोटल, तो 12 किनारे, इसलिए यहाँ पे करना पड़ेगा 12a, ठीक है। a + a + a कितने बार, 12 बार, अर्थात 12a। ये जो 12a है वो क्या बोला, एक वर्ग की परिमिति के आधे के बराबर है। अब वर्ग का परिमिति समझे ना, 4 उसका भुजा होता है, तो ये वर्ग का एक भुजा, परिमिति मतलब कि 4x हो गया, चारों भुजा का योग। अब इसका भी क्या करना है बोल रहा है, आधा करना बोल रहा है। देख रहे हैं, आधे के बराबर मतलब कि ये 12a 4x/2 के बराबर होगा। अब यहाँ से इसको मैं हल करूँ तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से ये 2 बार में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 2 छके 12, मतलब कि 6a = क्या मिल गया आपको, x, ठीक है। इतनी बात आगे बढ़े तो यहाँ से a बराबर लिखा जा सकता है x/6, या आप x = 6a ही रख सकते हैं, लेकिन मैं a का मान क्यों निकाला, थोड़ा इधर देखें। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है ना, वर्ग की भुजा क्या है, आपके पास x है, मतलब जहाँ कहीं पर भी a दिखेगा मेरे को वहाँ पे मैं क्या रखूँगा, x/6, तभी तो मैं x का वैल्यू निकाल पाऊँगा, ठीक। इसको दे देता हूँ मैं समीकरण 1, ठीक है, बाद में ये यूज़ होगा। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान, घन का आयतन क्या है, a3, यही होता है घन का आयतन। घन का आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, x², ठीक है, भुजा x है तो के संख्यात्मक मान का कितना है, 1/6 है, 1/6 के बराबर, मतलब कि a³ बराबर x² × 1/6। अब क्या किया जाए, यहाँ पे a है तो a का मान यहाँ पे रखा जा सकता है, तो a का मान अगर मैं यहाँ पे रखा
तो क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 6 टोटल का पावर कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 1/6। ठीक है, x का घात क्या किया जा सकता है 3, और ये क्या है 6 का घात 3, फिर गुना इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 1/6। अब देखेंगे यहाँ से अच्छे से, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब, मतलब कि आपके पास सिर्फ बचा x यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 कट गया एक ठोक, तो यहाँ पे बचा 6 का घात 2 मतलब कि 36। ठीक है, यहाँ से तिर्यक गुना अगर करेंगे आप तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 36। मात्रक कुछ नहीं दिया है सेंटीमीटर या मीटर करके, मतलब कि x का मान क्या आएगा 36 इकाई आएगा, 36 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया प्रश्न था ये, थोड़ा लंबा प्रश्न है, आपको सोचने में मजबूर करेगा कि आप इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन नहीं बनाएंगे इस प्रश्न में तो हल होने ही वाला नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला लगाने वाला प्रश्न आने का संभावना यहाँ पे कम है। रेलवे का एग्ज़ाम होगा वहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ऐसा प्रश्न आता है। अभी व्यापम के पैटर्न जो चल रहा है उसमें आपको पूरा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, वर्ग की भुजा की लंबाई, आपको यही तो पूछा। दूसरा क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा, 26√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है। ज़्यादा अच्छे से आपको समझना है ना चाहिए, तो सबसे पहले क्या कर लिया करें, एक डायग्राम बना लिया करें छोटा सा। घन की बात किया जा रहा है और घनाभ की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास एक घन हो गया जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होंगे, समान होंगे। और यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक घनाभ, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये आपके पास एक घन बन रहा है, ये कुछ इस प्रकार से। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, देखो 36√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन, मतलब इस घन का विकर्ण क्या है, इस घन का विकर्ण क्या है 26√3। अब मैं आपको ना इसमें प्रैक्टिकल करके कल समझाया था कि अगर विकर्ण बोले तो आपको देखें, ये आपके पास घन है, तो एक घन का बेस वाला एक पॉइंट, ठीक है, बेस वाला एक पॉइंट, यहाँ से लेकर आपको एक लंबा बांस रखना है या लाठी रखना है, तो टेढ़ा रखाएगा ऐसी, तो इसी को बोला जाता है आकाश का विकर्ण। अब इसके लिए मैं फार्मूला आपको बताया था कि आकाशीय विकर्ण का फार्मूला क्या है, a√3, मतलब कि a√3 का मान आपको कितना दिया है 26√3। √3 कैंसिल आउट, मतलब कि घन का भुजा कितना मिल गया, या घन का किनारा बोल सकते हैं इसको, कितना मिल गया 26 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि यहाँ पे भी मात्रक क्या है सेंटीमीटर। घन का भुजा कितना मिल गया 26 सेंटीमीटर। इसमें क्या होगा आपके पास, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है ऊंचाई है। ठीक है, क्या क्या बोला है देखते हैं आप, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उसकी ऊंचाई कितनी होगी, किसकी ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, मतलब h का मान बताना है। यदि घनाभ की जो लंबाई है मतलब l का मान घन की भुजा के बराबर है, अर्थात l का मान कितना है, घन की भुजा 26 तो l का मान भी 26, ये एक चीज़। और घनाभ की चौड़ाई मतलब कि b का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 26 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, आपको बताना है h का मान। लेकिन एक पॉइंट और दिया है, उसको ध्यान दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वही। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न फिर आगे जब मिलेंगे तो कहीं पर भी आपको पिघला कर वाला शब्द मिला, मतलब कि जो पिघलने वाला है और जो पिघल कर बनने वाला है, और पिघल कर जो बनने वाला है, उन दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। जैसे कि देख सकते हैं क्या पिघल रहा है, 26√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर, मतलब कि घन को पिघलाएंगे और उसी से क्या बनाना है अपने को, घनाभ, मतलब कि घन का जो आयतन है वो बराबर होगा किसके, घनाभ के आयतन का। ठीक, अब घन के आयतन का फार्मूला दिमाग में आना चाहिए। घन का आयतन का फार्मूला a³, घनाभ के आयतन का फार्मूला l × b × h। अब आसानी से हल किया जा सकता है। a³ का मान मतलब कि 26 × 26 का क्यूब ना, बराबर l का मान 26 ×
b का मान 13 गुना h। कैंसिल आउट करें, यहाँ से 26 से 1 26 कैंसिल आउट, 13 दूनी 26, तो h का मान 26 दूनी कितना मिल गया 52। सब चीज़ें सेंटीमीटर में था इसमें, तो ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर में, मतलब कि h का मान आया ऑप्शन नंबर ए 52 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्नों का आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब आपके दिमाग में वो फार्मूला, जितने भी फार्मूला पढ़ाया मैं पिछले क्लास में, वो बैठेगा। ठीक है, तो अच्छे से उस फार्मूले को अगर आपने याद नहीं किया है तो इधर का जो मैं समझा रहा हूँ इन सब प्रश्नों का हल, वो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न, लोहे के 2 टुकड़े आयतन में 469 सेंटीमीटर क्यूब तथा 1728 सेंटीमीटर क्यूब है। इन्हें पिघलाकर, फिर आ गया शब्द पिघलाकर, तो दिमाग में अब ये आना चाहिए कौन लोग पिघलने वाले हैं। 469 और 1728 के आयतन वाले जो 2 टुकड़े हैं उन्हें ही पिघलाकर क्या बनाना है, एक ठोस घन बनाना है। मतलब कि लोहे के जो 2 टुकड़े हैं ना, लोहे का आयतन, लोहे के जो 2 टुकड़े हैं उनका आयतन बराबर होगा किसके, घन के आयतन का। ठीक है, घन के आयतन का। इतना तो बात अभी इतने में ही समझ में आ गया। घन के किनारों की लंबाई, मतलब कि घन की भुजा की ही लंबाई बताना है, अर्थात ए का मान बताना है। लोहे का आयतन, अब लोहे का आयतन आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है लोहे के आयतन के लिए, आपको तो प्रश्न में दिया है आयतन। 2 टुकड़े हैं इसलिए 469 और 1728 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये बराबर होगा घन के आयतन का। घन का आयतन होता है ए का क्यूब। यहाँ से अपने को ए का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले तो इसको हल किया जाए। 8 और ये 9 कितना हो गया, 17 का 7, 6 और 2 8, 8 और 1 9, फिर आपके पास लास्ट में 17 4 21, 2197 बराबर ये क्या हो गया, ए क्यूब। ठीक है, अब ए का मान निकालना है, मतलब कि क्यूब रूट ए का मान निकालना है। ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूब रूट 2197। अब याद आना चाहिए आपको कि ये जो 2197 है ये किसका क्यूब होता है, 2197 किसका क्यूब होता है। अब अगर आपको याद नहीं आया, ठीक है, आपको याद नहीं आया तो फिर आप क्या कर लें, इसका गुणनखंड कर लें। जैसे कि 2197 गुणनखंड मतलब कि भाग देना है। अब इसको किससे भाग लगाया जाए, तो 2 1 3, अच्छा 3 से जा सकता है ना, 2 से तो नहीं जाएगा ये, तो 3 से जाना है तो इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 से अगर मैं भाग लगाऊं तो या तो अंकों को पहले जोड़ लें, 2 1 3, 9 3 12 और ये 7, 12 7 कितना हो गया आपके पास 19। ठीक है, तो ये भाग तो नहीं जाएगा, 19 भाग नहीं जाता है, इसलिए आगे देखेंगे 7 से जाएगा क्या ये, तो 7 या 21 और 7 एक 7, फिर 2 7 लिखा, वो भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपको यहाँ पे जो 2197 लिखा है, जो 2197 लिखा है उसका क्यूब रूट आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपको 15 तक का क्यूब याद रहना चाहिए, 15 तक का क्यूब। देखें यहाँ पे वैसे भी ऑप्शन आपके पास क्या दिया है, 8 10 12, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000 और 12 का क्यूब आपके पास 1728 होता है। 12 का क्यूब 1728। अब यहाँ पे तो दिया ही नहीं है जो मैं वैल्यू बोला, मतलब कि 2197 का क्यूब रूट 8 10 12 तो नहीं होगा। आंसर बिल्कुल क्या होगा, नोटा। अब इसका आंसर एक्चुअल में क्या आएगा, तो ए इक्वस टू क्यूब रूट 2197 क्या होता है 13, अर्थात 13 गुना 13 गुना 13 करोगे ना, आपको बिल्कुल मिलेगा 2197। कम से कम आपको 15 का क्यूब, ये डाटा याद रहना चाहिए पूरा, ये आपका वैल्यू याद रहना चाहिए 15 तक का क्यूब का। ठीक है, अगला प्रश्न और लेता हूँ मैं। प्रश्न में क्या बोला था, घन का किनारा का लंबाई, तो घन का किनारा कितना आ गया, ए बराबर 2197। इस प्रश्न में आप गुणनखंड करने में आपको तकलीफ क्यों है, क्योंकि ये देखो डायरेक्ट क्या है 13 है, मतलब कि 13 से भाग जाना चालू होता है ये, तो 3 7 इनसे भाग नहीं गया, मतलब कि ये बिल्कुल ना, ये प्राइम नंबर का वर्ग हो, प्राइम नंबर का घन होगा करके सोच सकते थे आप। तो 11 13 ऐसे भाग लगाना चालू कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि मैं 13 से इसको भाग लगाऊं तो ये 13 एकम 13 कितना बच गया, यहाँ पे 8 8 और 9 89 हो गया, फिर 13 पंचे 65। ठीक है, और जाएगा ना, 13 7 89 हुआ, तो 13 6 के 78, 13 7 करूँगा तो 91 बढ़ जाओगे आप आगे। ठीक है, तो 11 बचा, 1 1 7 13 नियम 117। ठीक है,
फिर 13 से 13 बार में 169 वर्ग होता है ना 13 का, तो 13 गुना 13, फिर लास्ट में बचा 13 एकम 13, अर्थात 13 का घात 3 आपको क्या देगा 2197 देगा। ए का मान क्यूब रूट 2197 का मान कितना मिल जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पे मात्रक नहीं लिखा, मात्रक क्या आएगा आपके पास 1313 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न देखेंगे अब, चौथा और ये 5वां प्रश्न है। ठीक है, 2 प्रश्न और। एक घनाकार टैंक जो कि ऊपर से खुला है, उसका आयतन कितना होगा, मतलब कि उस घनाकार टैंक का मेरे को क्या बताना है, आयतन बताना है। यदि उसके अंदर एल्युमिनियम की परत लगाने की कीमत 375 रुपये की दर से 1.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर आती है। प्रश्न अच्छे से देखें, प्रश्न तो घन से संबंधित है, लेकिन फार्मूला किस रूप में लगेगा इसी के लिए तो सोच रहे हैं अब ये प्रश्न में। देखो क्या लिखा, एक घनाकार टैंक है। आपको पता है कि घन की ना 6 सतहें होती है, लेकिन जैसे कि प्रश्न में बोला गया है कि ऊपर से खुला है, मतलब कि बिल्कुल ये जो मैं आपको संरचना दिखा रहा हूँ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ऊपर से खुला है मतलब कि अब इसमें 6 पृष्ठ ना होके कितने होंगे, 5 पृष्ठ होंगे। ठीक, इतनी बात। आपको क्या बताना है, आयतन बताना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है। आयतन का फार्मूला क्या होता है आपके पास, भुजा का घन होता है, मतलब कि भुजा का क्यूब। अब यहाँ पे ये समस्या पैदा ना करें कि एक तरफ से खुला है तो आयतन का फार्मूला a क्यूब के बजाय और कुछ होगा। भाई एक तरफ से खुला भी रहेगा ऊपर में, तो मान लो इसमें अगर आप पानी डालेंगे तो पानी तो पूरा ऊपर तक ही आएगा, मतलब पूरा यहाँ तक आएगा पानी। तो ये चाहे बंद रहे चाहे खुला रहे, पानी का मात्रा जो इसमें डाल रहे हो वो तो उतना ही रहेगा। मतलब आयतन के फार्मूले में कोई समस्या नहीं होने वाला है, वैसे ही रहेगा a क्यूब। अब a क्यूब का मान आपको निकालना है, आयतन कितना होगा करके बोला गया है। तो a क्यूब का मान निकालने के लिए आपको पहले तो a का मान निकालना पड़ेगा। अब a का मान निकालने के लिए मतलब कि उस घन के कोरों की लंबाई बोल लो, कोरों की किनारों की लंबाई बोल लें, या घन की भुजा बोल लें, उसका मान अपने को निकालना है। अब उसी का मान निकालने के लिए आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, आगे देखो। उसका आयतन कितना होगा यदि उसके अंदर, मतलब कि इसके अंदर मेरे को सभी पृष्ठों में क्या करना है, एल्युमिनियम की परत लगाना है। तो टोटल कितने पृष्ठ हैं अब यहाँ पे, 1 2 3 4 पृष्ठ। तो ये दीवार वाला दिख गया, और नीचे ज़मीन में भी है ना, नीचे ये ज़मीन वाले पृष्ठ में भी तो एल्युमिनियम लगेगा। मतलब 5 पृष्ठ ऐसे हैं जहाँ पे आपको क्या करना है, एल्युमिनियम का परत लगाना है। ठीक है, अब 5 पृष्ठ में एल्युमिनियम का परत लगाना है। चौथा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न। मतलब कि एरिया क्या होगा, 5a² होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा इस बार, 5a²। सर आप तो फार्मूला बताए थे 6a²। तो प्रश्न को भी तो देखो, एक तरफ आपका पृष्ठ क्या है, गायब है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए वो 5a² आया। तो इस टोटल एरिया ना 5a² में मेरे को जो एल्युमिनियम की परत लगाना है उसका खर्च देखो कितना लिखा है, टोटल 375 रुपये आ रहा है, और 1.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो 5a² इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, ये टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो इधर भी चीज़ें क्या आना चाहिए, मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। अब वो आएगा कैसे मीटर स्क्वायर में, देखो ये क्या है, 375 रुपये को अगर भाग लगाओगे 1.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति मतलब कि बटे होता है, यहाँ से रुपये कैंसिल आउट हो जाएगा, और मीटर कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो मीटर स्क्वायर तो आ गया। इसका मात्रक भी, चूँकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो इधर भी मीटर स्क्वायर लाना है, अर्थात 375 को भाग लगाना पड़ेगा आपको 1.25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से, तब आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा। यही है मेन चीज़। इसी को नहीं बना पाते हैं ना आप, तो ये सब चैप्टर ना आपको कठिन लगने लग जाता है। यही तो सोचना है आपको कि ये टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आंकिक में कितना आएगा, 375 बटे 1.25, मतलब कुल रुपये बटे हर एक वर्ग मीटर में जितना खर्च हो रहा है रुपयों में उसको। ठीक है, हर एक प्रश्नों में ऐसे चलने वाला है। आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आया तो हमेशा आपको एरिया निकालना है, तो कुल रुपए को भाग लगाना पड़ेगा प्रति वर्ग मीटर में जितना आप खर्चा कर रहे हो उससे।
यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सब डाटा हो गया, ए का मान निकालेंगे यहाँ से। तो आगे बढ़ा जाए, 5a²। अब ये भी हल करने आना चाहिए ना, तो इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 375 और ये 2 शून्य बटे में 125। ठीक है, इसके बटे में 100 करोगे तो 100 छलांग मार के ऊपर। ठीक, अब आगे 125 से इसको 375 को तो बिल्कुल 3 बार दिख रहा है, देखो 100 का 3 गुना 300 और 25 का 3 गुना 75, मतलब कि ये 3 बार में भाग जाएगा। अर्थात आपके पास ये बात समझ में आया कि 5a² इक्वल टू कितना मिल गया, 300। 5 से फिर कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 60। ठीक है, 5 छके 30। ठीक, इतनी बात। ये क्या हो गया आपका, a² का मान कितना मिला, 60 मिला। तो अपने को किसका मान निकालना है बोला, a का मान, तभी तो आप a³ का मान निकाल पाएंगे। तो a का मान क्या होगा, √60। अब इसको फिर कैसे किया जा सकता है, इसको ऐसे तोड़ें कि दो संख्याओं में ऐसे तोड़ें कि किसी एक संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके। जैसे कि अगर मैं तोड़ूंगा 12 पंचे करके, तो 12 पंचे क्या हो गया, 60। 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन इसको तोड़ा जाए अगर 15 चौक 60, ठीक है, ऐसे 4 गुना 15 में, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, मतलब कि a का मान क्या लिखा जा सकता है, 2√15। ठीक है, ये a का मान हो गया ना। चीज़ें मीटर में हैं, मतलब कि a का मान किस में आएगा, मीटर में। ठीक, मतलब भुजा का मान क्या आ गया आपके पास, 2√15 मीटर। अब आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, वॉल्यूम क्या होता है, a³। a का मान क्या है आपके पास, 2√15। इसका क्या करना है आपको, क्यूब करना है। ठीक है, अब यहाँ से 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। अब और सुने अच्छे से, √x को √x के साथ अगर गुना किया जाए तो क्या आएगा, ये x आएगा। अगर √x गुना √x गुना √x किया जाए 3 बार, तो √x कितना हो गया, x, और ये एक ठो √x बचेगा, मतलब कि ये भी तो ऐसी 3 बार है। तो 15 √15 3 बार गुना करना है, तो 2 बार जो √15 आएगा उसका मान तो आ जाएगा आपके पास 15। तो सिर्फ एक ठोक 15 बचा है रूट में, तो ये हो गया आपके पास, मतलब कि √15 का क्यूब क्या देगा आपको, 15√15। ठीक है, अब यहाँ से 15 अट्ठे कितना हो गया, 120। 120 का गुना √15 से, ये आपके पास आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न था। एग्ज़ाम में ये प्रश्न बनेंगे, ऐसे वाले प्रश्न टफ लेवल के, जिसमें आपको बिना वो कथन कारण वगैरह के भी आपको इस प्रश्न को टफ बना के दे रहा है। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आर्यभट्ट का बुक हो गया, आपके पास SD यादव का बुक हो गया, वहाँ से आप कर सकते हैं। ये बेसिक लेवल के प्रैक्टिस है ना। अब इन्हीं पे आधारित आपके पास कूट आधारित, कथन आधारित, कथन कारण आधारित ऐसे प्रश्नों के लिए और कोई बुक परचेस कर लेंगे जहाँ पे ये कथन कारण और कूट आधारित प्रश्न दिए रहेंगे, और वहाँ पर भी ये जो मैं समझाया हूँ यही सभी तो लगेगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे देखेंगे 5वें नंबर का प्रश्न। लास्ट प्रश्न इस लेक्चर का 5वां प्रश्न। 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का एक घन, बार बार दिमाग में यही घन बोला, घनाभ बोला, गोला बोला कि आपके पास सिलेंडर बोला है, यही सब चीज़ पहले देखने को होता है। तो ये तो घन बोला, तो घन का फार्मूला मेरे दिमाग में फिट रहना चाहिए। 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का एक घन पिघलाया जाता है, मतलब घन की भुजा कितना समझ में आया, 6 सेंटीमीटर, और पिघलाया जाता है मतलब कि कोई एक नया संरचना बनेगा, अर्थात घन का आयतन बराबर जो नया संरचना बनेगा उसका आयतन, और उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं। अब 2 प्रकार के घन बोला ना, तो इसका भुजा अगर मैं A मान लेता हूँ, तो जो नया बनने वाला है उसका भुजा ना आप क्या मान लो, A1 मान लो। चलो ठीक है, नया जो घन बनने वाला है उसका भुजा A1। अब प्रश्न के अनुसार इसका आयतन बराबर क्या होगा आपके पास, नए घन का आयतन। अब नए घन का आयतन क्या होगा, A1 का क्यूब। लेकिन भाई ये तो सिर्फ एक ही ठोक घन नहीं, टोटल ऐसे ना छोटे छोटे कितने घन बन रहे हैं, 27। तो टोटल आयतन कितना होगा, 27 गुना A1 का क्यूब। ठीक है, नए घन का भुजा बताना है, मतलब कि A1 का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 6 का क्यूब बराबर 27 गुना A1 का क्यूब। यहाँ से इसको हल किया जाए तो 6 गुना 6 3 बार लिख लिया ज़्यादा अच्छे से कटाने के लिए, बटे में 27। यहाँ से 3 दूनी 6 और ये 3 नियम 27, फिर और कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, और कैंसिल आउट करें तो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 आया, अर्थात 27
से भाग लगाया रहता, 216 ही था ना ये, 216 को 27 से भाग लगाऊंगा तो 8 बार वो भाग जाएगा। इधर क्या चल रहा है आपके पास, a1 क्यूब चल रहा है। 2 इंटू 2 को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू a1 टू द पावर 3। अब देख सकते हैं यहाँ पे घात 3 है, घात 3 है, मतलब कि आधार भी क्या हो जाएगा, सेम एक दूसरे के इक्वल, अर्थात a1 का वैल्यू कितना मिल गया, 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर है। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ही आपको प्रश्न बाकी के एग्ज़ाम में, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, व्यापम में जो डायरेक्ट एक सिंगल लाइन वाला प्रश्न दिया जाता है उसमें आएगा ये, और इन्हीं प्रश्नों को ही आपको कूट आधारित प्रश्न भी बना के दिए जाएंगे, क्रम से जमाव करके दिया जाएगा। अच्छा, क्रम से जमाव बोलने का मतलब क्या है, देखो इसी प्रश्न को आपको ना क्रम से जमाव करके देगा, क्रम से जमाने के लिए। तो वो कैसे देता है एग्ज़ाम में, आपको देता है वो कि ये प्रश्न दे दिया और उसके बाद ना ये क्या लिखा है, नए घन की भुजा क्या होगी, फिर ऑप्शन देगा ना वो कि नए घन की भुजा निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, ऐसे वाला। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, नए घन का भुजा नोट किया, पुराने घन का भुजा नोट किया, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप नए घन, दूसरे घन का भुजा को आप कुछ मान लो करके बोलेगा, जैसे दूसरे घन के भुजा को मैं क्या माना, a1 माना। ठीक, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप क्या हुआ, दोनों घनों की भुजा को क्या करना है, बराबर करना है। दोनों घनों की भुजा को मैं बराबर किया। फिर इसके बाद चौथा स्टेप क्या समझ में आ रहा है कि दोनों घन की भुजा को बराबर करने के बाद आपको a1 का मान मिल जा रहा है, मतलब कि चौथा स्टेप क्या समझ में आ रहा है, नए घन की भुजा प्राप्त करें। तो ऐसे क्रम से जमाने बोलेगा, इसी लाइन को दे देगा k, l और m और n करके बोल दिया मैं। k में कथन लिखेगा कि पुराने घन की भुजा को नोट करें, l में कथन लिखेगा आपके पास नए घन की भुजा को कुछ माने करके, जैसे कि a1 मान ले करके बोलेगा। फिर तीसरा बोल लेगा दोनों घनों के आयतन को बराबर करें, और चौथा बोल लेगा आपको नए घन की भुजा प्राप्त करें। अब इसको सीक्वेंस से जमाना है करके ना, आगे पीछे वो दिया रहेगा, अभी तो मैं सीक्वेंस से बोल दिया आपको डायरेक्ट इसको। तो इस प्रकार से आपके पास मैथ्स में भी क्रम से जमाने वाला प्रश्न मिलेगा। ठीक है, अब अगले क्लास में मिलेंगे जहाँ पे और प्रश्नों को हल करेंगे।